ताउते तूफान तो गुजर गया, लेकिन उसका एक डरावना वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में टग बोट वरप्रदा के डूबने की आखिरी तस्वीर कैद हो गई है। ये वीडियो वरप्रदा टग बोट पर तैनात कर्मचारी सूरज चौहान ने बनाया है, वो भी मौत से ठीक पहले। तब उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि ये उनका आखिरी वीडियो होगा। उखड़ गए, पटरी पटा सब उखड़ गए इसके। एक वेसल बता, सप्लाई वेसल उसमें वो है ग्रेट शिप का, ग्रेट शिप है ना। अरे जिंदगी ठंड हो जाएगी। अरे कुछ नहीं यार, लाइफ में होता रहता है, चिल यार, मस्ती करो। सूरज चौहान ने ये वीडियो अपने मोबाइल से अपने दोस्त को भेजा था। उसके बाद वरप्रदा टग बोट तूफान से उठी लहरों में समा गई। उस वक्त बोट में 13 लोग सवार थे। 2 लोग बचाए गए, जबकि 11 लोगों का बाद में शव मिला। वीडियो बनाने वाले टग बोट वरप्रदा के कर्मचारी सूरज चौहान का शव गुजरात के नजदीक वलसाड़ में समुद्र किनारे मिला। साइक्लोन यास के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लगातार कई तरह की तैयारियां हो रही हैं। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड, ODRF, राज्य सरकार की जितनी भी टुकड़ियां हैं उन सबको तैनात कर दिया गया है। लेकिन समुंदर में भी उठ रही है लगातार लहर। दस्तक दे चुका है साइक्लोन यास। अगले कुछ घंटे बड़े चुनौतीपूर्ण होंगे उड़ीसा के लिए। पिछले कुछ वर्षों में 2019 में जैसे साइक्लोन फोनी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी की थी उड़ीसा ने, जहां जान माल का कम से कम नुकसान हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल ने अम्फन की तबाही भी देखी है। इस बार दोनों राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर लगातार कोशिश कर रही हैं कि कोविड काल होने के बावजूद किसी भी तरह का जान माल का नुकसान न हो, और यदि हो तो कम से कम हो। साइक्लोन यास पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में किस तरह से असर दिखाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कोस्ट गार्ड के IG AK हरबोला साहब। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आप हैं, यहाँ पर पूरा एरिया जिस तरह से अब दोनों स्टेट खास तौर से तैयार हो रहे हैं, क्या है तैयारियां इस बार और कितने तैयार हैं हम? मैडम, हमने जब ये साइक्लोन बन रहा था तभी से वेंसडे ऑनवर्ड्स हम लोगों ने फिशरमैन को और जितने भी मर्चेंट मरीन्स सी में हैं उनको कॉशन करना और वार्न करना शुरू कर दिया था। बिकॉज जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन एम है, वो ये है कि सी में लाइफ का लॉस ना हो और प्रॉपर्टी का लॉस भी ना हो। वो हम लोग जो करते हैं वो प्रिवेंटिव ऑपरेशंस करते हैं कि कोई चीज़ आने वाली है उससे पहले हम उस चीज़ को तैयारी करें। उसी तरीके की तैयारी हमने अब के भी करी हुई है। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया है, हम भी बात कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं और ये काम जारी रहेगा, क्योंकि कोस्ट गार्ड का ध्येय है वयम रक्षामः, और ऐसे में रक्षा ही सर्वोपरि धर्म बन जाता है। देश में वैक्सीन संकट के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी का भारत में उत्पादन शुरू हो गया है। स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने वाली रूसी कंपनी ने भारत में वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत की एक प्रमुख कंपनी पैनेशिया बायोटेक से करार किया है, जिसके तहत पैनेशिया बायोटेक का हिमाचल प्रदेश के बद्दी में प्लांट है, जहां रूसी वैक्सीन स्पुतनिक के उत्पादन का काम शुरू कर दिया गया है। यहां बनने वाले स्पुतनिक टीके के पहले बैच को गुणवत्ता परखने के लिए रूस के गमालिया इंस्टीट्यूट भेजा जाएगा। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF के मुताबिक जल्द ही भारत में कोरोना के इस टीके का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा। इस समय हम दिल्ली के एम्स में मौजूद हैं, जहां भारत बायोटेक की वैक्सीन के तीसरे डोज का ट्रायल चल रहा है। यानी 2 डोज के बाद तीसरी डोज, जो कि 6 महीने बाद दी जाएगी, दोनों डोज के बूस्टर डोज, उसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। और हमारे साथ वो वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। पहले दोनों डोज सक्सेसफुल थे। मैंने अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाया था बाहर से, एंड एंटीबॉडी जनरेट हुए थे बॉडी में। तो बूस्टर ऑब्वियसली उसको और बूस्ट देगा, तो इम्यूनिटी और लॉन्गर पीरियड के लिए हमारे अंदर रहेगी अगेंस्ट कोविड। एंड वो अगर होता है तो इंडिया विल बी अचीविंग टुवर्ड्स। अगले 4 से 6 महीने तक इन पर ऑब्जर्वेशन रखी जाएगी, नज़र रखी जाएगी, और इसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या तीसरी डोज देने से इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रहती है या नहीं। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन की कमी से जूझ रही राज्य सरकारों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी पंजाब सरकार को सीधे वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। पहले अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने मना किया और अब फाइजर ने भी इनकार कर दिया है।
दुनिया की 2 बड़ी कंपनियों से वैक्सीन हासिल करने की पंजाब सरकार की कोशिशों को झटका लगा है। फाइजर ने साफ कर दिया है कि बिना गारंटी के राज्यों को सीधे वैक्सीन की सप्लाई नहीं दी जा सकती। फाइजर ने कहा है कि भारत सरकार की गारंटी पर ही वैक्सीन मिलेगी, यानी पंजाब सरकार अमेरिकी कंपनी फाइजर से अपने दम पर वैक्सीन नहीं ले सकेगी। इससे पहले अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना भी पंजाब को वैक्सीन देने से इनकार कर चुकी है। पंजाब सरकार ने अब पूरा मामला केंद्र सरकार के हवाले कर दिया है। पंजाब ने दोनों फार्मा कंपनियों के ईमेल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भेज दिए हैं। सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। 18 से 44 एज ग्रुप वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। नए बदलावों से 18 से 44 साल तक के ग्रुप के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। अब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं। नए नियमों के मुताबिक ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ये सुविधा फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ही दी जाएगी। इसके लिए केंद्र से राज्यों को अधिसूचना जारी हो रही है। स्लॉट बुक कराने में छूट देने के पीछे एक वजह यह भी थी कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को ऐप के जरिए बुकिंग कराने में दिक्कत आ रही थी। वहीं शहरी इलाकों में कई लोग स्लॉट बुक करने के बावजूद पहुँच नहीं रहे थे। अगर हम डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, तो डेटा बहुत सिमिलर है और ये यही दर्शाता है कि जो बच्चे हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, उनको कम इन्फेक्शन होता है और अगर इन्फेक्शन भी होता है तो बहुत माइल्ड रहता है। जिन लोगों ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया है वो उनका ये कहना है क्योंकि बच्चों में अभी तक हुआ नहीं है इन्फेक्शन, वो प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए अगले वेव में शायद उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है प्रोपोर्शनली। लेकिन इसमें कोई अभी तक एविडेंस नहीं है कि बच्चों में सीवियर इन्फेक्शन होगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर योगी सरकार ने तेज की तैयारी। वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला। जिनके घर में 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें सबसे पहले लगेगी वैक्सीन। तीसरी लहर की आहट के बीच यूपी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में अभिभावक स्पेशल बूथ बनाने को कहा है। इसके तहत जिन घरों में 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे अभिभावक और बच्चे दोनों सुरक्षित होंगे। हम लोगों ने थर्ड वेव की भी तैयारी अभी से प्रारंभ की है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम थर्ड वेव से पहले 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के अभिभावकों को स्पेशल बूथ स्थापित करके उन्हें वैक्सीनेट कर लें, उन्हें एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराएं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी देश में वैक्सीन नहीं बनी है। अगर 18 साल से अधिक उम्र के बच्चों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 9,42,000 लोगों को वैक्सीन लग गई। देश में ये आंकड़ा 19 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गया है। दिल्ली में खत्म नहीं हो रहा है वैक्सीन का संकट। 18 प्लस के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। केजरीवाल सरकार बोली विदेशी कंपनियां राज्यों को नहीं बेच रही हैं वैक्सीन, केंद्र दे मंजूरी। फाइजर से बात हुई, फाइजर वाले कहते हैं कि आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई, मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के अपील है, अब हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। ये कोई भी विदेशी कंपनी जो है, अब तो कई सारी वैक्सीन आ चुकी हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो इनसे सबसे केंद्र सरकार बात करके केंद्र सरकार इनसे सारा इंपोर्ट करे और राज्यों के अंदर बांट करे। दिल्ली में युद्ध स्तर पर टीकाकरण का प्लान था, लेकिन दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वैक्सीन सेंटर ऐसे ही बंद पड़े हैं। इन हालातों में सीएम केंद्र से मंजूरी देने की मांग कर रहे हैं, तो डिप्टी सीएम सिसोदिया बोले ये केंद्र की बदइंतजामी का नतीजा है। केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि वो पूरे देश के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराए। केंद्र सरकार वैक्सीन का ठीक से मैनेजमेंट करने में पूरी तरह से फेल हुई है। वैक्सीन की बदइंतजामी का आलम यह है कि कई राज्यों में, कई जिलों में तो वैक्सीन के सेंटर शुरू ही नहीं हुए। वैक्सीन कहाँ गई? मैं कई बार कह चुका हूँ कि इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार जिम्मेदार है। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में वैक्सीन की भारी कमी है। ऐसे में राज्य सरकारें विदेशी कंपनियों से सीधा वैक्सीन खरीदना चाहती हैं, लेकिन ज्यादातर विदेशी कंपनियां केंद्र में मोदी सरकार से ही डील करती हुई नजर आ रही हैं।
ब्लैक और व्हाइट फंगस की बीमारी के बीच अब गाजियाबाद में येलो फंगस का केस भी सामने आया है। डॉक्टरों के मुताबिक ये येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट दोनों फंगस से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना संकट के बीच जब ब्लैक और व्हाइट फंगस एक महामारी की तरह फैल रहा है, ऐसे में दिल्ली एनसीआर में एक नए फंगस की खबर ने चौंका दिया है। गाजियाबाद के एक अस्पताल में येलो फंगस यानी पीली फंगस का केस रिपोर्ट होने का दावा किया गया है। येलो फंगस है वो मैं अपने कैरियर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मेरा 30 साल का कैरियर है। इस फंगस का नाम है म्यूकर सेप्टिकस, जो अभी ह्यूमन स्पीसीज में नहीं मिला है। मैंने बहुत लिटरेचर छाना है, उन सब में कहीं नहीं मिला है, कोई पेपर नहीं है इसके बारे में। डॉक्टरों के मुताबिक येलो फंगस के लक्षण ब्लैक फंगस की तरह ही होते हैं, मसलन नाक बहना, सिरदर्द आदि। लेकिन ये येलो फंगस बाकी दोनों फंगस संक्रमण की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक कहा जा रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर दिया अपना विवादित बयान वापस लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिट्ठी लिखकर रामदेव को कहा था, आपका बयान है दुर्भाग्यपूर्ण। रामदेव ने अपने विवादित बयान के बारे में ट्विटर पर लिखा, स्वास्थ्य मंत्री जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ। एलोपैथी से इलाज पर मेरे बयान से खड़े विवाद पर खेद जताते हुए मैं अपना बयान वापस लेता हूं। दरअसल योग गुरु रामदेव का एक बयान वायरल था जिसमें वो एलोपैथिक मेडिसिन पर सवाल उठाते दिख रहे थे, जिसके बाद देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव को चिट्ठी लिखकर पूरे बयान पर आपत्ति जताई थी। अब विवाद के बाद रामदेव के सुर बदल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी योग गुरु बाबा रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा था और उनके खिलाफ केस चलाने की मांग की थी। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले की सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुई नियुक्ति विवादों से घिर गई है। यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी की भाई की इस पद पर नियुक्ति हुई है। यूपी में सिद्धार्थनगर जिले की ये वही यूनिवर्सिटी है जिसमें योगी सरकार के मंत्री के भाई की ईडब्ल्यूएस कोटे से नियुक्ति हुई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग कर दिलवाई है नौकरी। हालांकि मंत्री सतीश द्विवेदी कह रहे हैं कि अगर उनके भाई की नियुक्ति गलत है तो जांच कराकर कार्रवाई की जाए। एक अभ्यर्थी ने आवेदन किया है और एक विश्वविद्यालय ने अपनी निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए साक्षात्कार के माध्यम से उसका चयन किया है। इस मामले में ना हमारा कोई हस्तक्षेप है, ना हमको कुछ कहना है। अब ये दुर्भाग्य है कि वो हमारा भाई है। जिसको कोई आपत्ति हो तो उसका जांच करा सकता है। श्री अरुण कुमार ने जो आवेदन किया है उसमें जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र उस आवेदन पत्र में है। मैं फिर दोहरा दूं, उस आवेदन से लेकर और कल तक मंत्री जी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी ढंग से न तो मुझे कोई संकेत दिया न कोई सिफारिश की। दरअसल आरोप ये लग रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद की नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन जारी किया था उसके दूसरे विज्ञापन में ये पद था ही नहीं। ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हत्या केस में गिरफ्तार ओलंपिक पद विजेता सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस का नया खुलासा। पुलिस से बचने के लिए किया था इंटरनेट कॉल का इस्तेमाल। पीले कपड़े से मुंह ढके ये पहलवान सुशील कुमार हैं। हत्या केस में कई दिन फरार रहने के बाद सुशील कुमार अब पुलिस पूछताछ में कई राज खोल रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरार होने के बाद से सुशील कुमार ने 15 सिम इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस कई बार उसके करीब पहुंची तो उसने इंटरनेट से फोन करना शुरू कर दिया। पुलिस से भागते भागते पैसे खत्म हुए तो दिल्ली आया था सुशील कुमार। दिल्ली के मुंडका से ही पुलिस ने उसे कल गिरफ्तार किया। सुशील कुमार और उनके साथियों पर एक जूनियर पहलवान की हत्या में शामिल होने का आरोप है। छत्रसाल स्टेडियम में प्रॉपर्टी विवाद के चलते झगड़ा हो गया था, जिसमें बाद में एक पहलवान ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी की बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को धमकी। कहा, जब पद छोड़ेंगे तो भेजेंगे जेल। राज्यपाल ने भी दिया जवाब। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और राज्यपाल के बीच जुबानी जंग अब जेल भेजने की धमकी तक पहुंच गई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा है कि जैसे ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ पद छोड़ेंगे उन्हें जेल भेजा जाएगा। मैं अपील करता हूं कि बंगाल की जनता उनके खिलाफ खूब एफआईआर दर्ज कराए। যেদিন ও রাজ্যপাল থাকবে না তখন ওই কেসটা স্টার্ট করা যাবে। আবার আমি তো সবাইকে অনুরোধ করব
সারা বাংলার মানুষকে আমি অনুরোধ করব, যেভাবে রাজ্যপাল গভর্নর যেভাবে প্ররোচনা করেছে, আপনারা সবাই মিলে থানায় একটা করে ডায়েরি করে রাখুন। আমি জানি এখনই কেস স্টার্ট হবে না সংবিধানে, কিন্তু যেদিনকে राज्यपाल থাকবে না তখন কিন্তু কেসটা স্টার্ট করা যাবে। इसके जवाब में राज्यपाल जगदीप धनखड़ बोले, एक सांसद का ऐसा बयान, मैं हैरान हूं, बंगाल की जनता ही जवाब देगी। गौरतलब है कि नारदा केस में अपने मंत्रियों और नेताओं के गिरफ्तारी से ममता बनर्जी की पार्टी केंद्र और राज्यपाल से भिड़ी हुई है। राज्यपाल ने ही ममता के मंत्रियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी। एएमयू के विवादित छात्र नेता शर्जील उस्मानी के खिलाफ साधु संतों का गुस्सा भड़का, धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में जेल भेजने की मांग की। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने शर्जील उस्मानी के खिलाफ लक्ष्मी नगर थाने में केस दर्ज किया। बीजेपी नेता की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया। अब अयोध्या के साधु संतों ने भी शर्जील को गिरफ्तार करने की मांग की है। बेहद दुखद है, शर्जील उस्मानी की इस तरह की तमाम हरकतें पहले भी आ चुकी हैं और मुझे इस बात से दुख है कि अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। शर्जील ने सोशल मीडिया पर भगवान राम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शर्जील उस्मानी आजमगढ़ का रहने वाला है और अपनी कारगुजारियों के चलते विवादों में रहता है। पिछले साल उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन चर्चा में बने रहने के लिए वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा।